Hello friends, I welcome all the wonderful people who are watching this demo video. आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और उनसे भी बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो इससे पहले कि हम इस डेमो लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अपने बारे में। दोस्तों, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एक एसोसिएट मेंबर हूं। 2010 में मैंने सीएस क्वालिफाई किया। इसके साथ साथ मैंने कॉमर्स में और लॉ में ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में और लॉ में। इसके साथ साथ मैं लॉ में पीएचडी भी परस्यू कर रहा हूं प्रेजेंटली और पिछले 11 सालों से मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में आई हैव बीन एज अ विजिटिंग फैकल्टी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे कॉलेजेस में एज अ विजिटिंग फैकल्टी मैंने पढ़ाया है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स लिए हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है स्कूल लेवल पर, कॉलेजेस लेवल पर, टीचर्स के सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं स्कूल्स लेवल पर, कॉलेजेस लेवल पर, और लॉ और कॉमर्स से रिलेटेड तो बहुत सारे सेमिनार्स रोजमर्रा पे हमारे होते ही रहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब हम ये सेमिनार्स को वेबिनार्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम ऑनलाइन ये सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं और मैंने एक यूनिक टीचिंग स्टाइल डेवलप किया है जिसके लिए मुझे कई बार अवार्ड भी मिला है एज अ बेस्ट फैकल्टी। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। आइए जी, अब एक बार जरा सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेटा, ये डेमो लेक्चर है कंपनी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 पेपर 2 के लिए और इस पेपर को हम दो तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। एक हमारी लाइव सेशंस होंगे ऑनलाइन और एक हमारे रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। आपको जिस मोड में भी पसंद आए, क्योंकि लाइव मोड में ये एक कह सकते हैं कि एडवांटेज है कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर के साथ बातचीत कर सकते हैं। नो डाउट रिकॉर्डेड में भी हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेरीज लेटर ऑन, बट उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है क्वेरी पूछने में। लाइव सेशन में आप फेस टू फेस टीचर को क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो हम दोनों सेशंस में अवेलेबल हैं, लाइव में भी हैं, रिकॉर्डेड में भी हैं। कंपनी लॉ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए एक बार जरा इसको भी जान लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें बेटा, ये जो कंपनी लॉ का आपका जो सब्जेक्ट है इसको 100 मार्क्स में बेटा बाइफरकेट किया हुआ है, जिसमें आपको पार्ट 1 है दैट इज कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये 50 मार्क्स का बेटा पार्ट है आपका। और दूसरी बात करें तो पार्ट 2 आपका कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, ये 40 मार्क्स का पार्ट है। और एक और बड़ा अच्छा पार्ट इन्होंने इंक्लूड किया पार्ट 3 दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, 10 मार्क्स का बेटा ये पार्ट है। इससे पहले ये कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन कहीं पर भी आपको अलग से पढ़ाया नहीं जाता था। हाँ, फाउंडेशन लेवल पर रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बहुत छोटा सा चैप्टर था जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था, लेकिन बहुत डिटेल पढ़ाया नहीं जाता था। तो अब इन्होंने बहुत अच्छा किया कि न्यू कोर्स के अंदर इसको 10 मार्क्स का डेडिकेटेड ली ताकि स्टूडेंट इसको पढ़े। और इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको एकेडमिकली तो हेल्प करेंगी ही करेंगी, आपको प्रैक्टिकली भी हेल्प करेंगी। तो हम इसको भी पढ़ेंगे। एक बार जरा जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम पार्ट 1 की बात करते हैं, कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, ये 50 मार्क्स का है बेटा। इसके अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, फिर आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, charges, distribution of profit, corporate social responsibility, audit and auditors, transparency and disclosure, intercorporate loan, registers and record, corporate reorganization, MC21 and global trends and developments। ये बहुत छोटे 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 चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स हैं 50 मार्क्स के अंदर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। इसके बाद हमारा बेटा आता है पार्ट 2, जिसके अंदर हमारा कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग 40 मार्क्स का है। इसके अंदर ज्यादा नहीं है, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर है, डायरेक्टर्स है, केएमपी एंड द रेम्यूनरेशन है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड कमिटीज है, जनरल मीटिंग है एंड वर्चुअल मीटिंग है। तो इसके अंदर चैप्टर्स कम है, लेकिन हर चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ी वेटेज रखता है। मैं ओल्ड कोर्स की अगर बात करूं बेटा, तो ओल्ड कोर्स के अंदर एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बात यह थी कि ओल्ड कोर्स के अंदर डायरेक्टर्स और मीटिंग्स वाले चैप्टर्स तो थे, लेकिन डेडिकेटेडली ऐसे 40 मार्क्स का नहीं था। कभी क्वेश्चंस आ जाते थे, कभी क्वेश्चंस नहीं आ जाते थे।
तो डायरेक्टर और जनरल मीटिंग ये अपने आप में इतने बड़े चैप्टर्स हैं, स्टूडेंट इतनी मेहनत भी डालता था और उसके बावजूद भी कई बार क्वेश्चन नहीं आते थे तो बड़ी निराशा होती थी। लेकिन अब इन्होंने इसको 40 मार्क्स में कह सकते हैं बाइफिकेट कर दिया है। डेडिकेटेडली 40 मार्क्स इसके लिए रख दिए हैं कि आपको इसमें से पूछा जाएगा ही जाएगा 40 मार्क्स का। तो अब हमें पढ़ते पढ़ते एक थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी होती है कि चलो हम 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम भी अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चे भी बड़े शौक से उसको पढ़ते हैं। और फिर फाइनली मैंने आपको जैसे बताया पार्ट 3 कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, ये 10 मार्क्स का है। उसमें बहुत छोटे छोटे 3 चैप्टर्स हैं आपका। लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज, सेक्रेटरियल बोर्ड, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड और मेगा फर्म्स। बेटा ये 3 चैप्टर्स हैं और इस तरीके से बेटा ये कंपनी लॉ का आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये आपका बाइफिकेट है। एक छोटी सी चर्चा मैं इसमें और भी करूंगा कि सर हमें इसमें पढ़ना क्या है बाय द वे। तो कंपनी लॉ के अंदर देखो, लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है। अगर मैं बोलूं तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कंपनीज एक्ट इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें कंपनीज के अंदर जो सर्कुलर आते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर वो पढ़ने पड़ेंगे। जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करता है वो भी हमें इसमें रीड करनी पड़ेंगी। ऑर्डर्स जो आते हैं वो भी हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और फाइनली हमें कुछ ई फॉर्म्स हैं वो भी हमें पढ़ने भी पड़ेंगे और उनको याद भी करना पड़ेगा। तो जब मैं बोलता हूं कंपनी लॉ तो उसमें हमें सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे मुझे कंपनीज एक्ट, कंपनीज सर्कुलर, कंपनीज रेगुलेशन, कंपनीज नोटिफिकेशन, कंपनीज रूल्स एंड ई फॉर्म्स, ये सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है। सर अगर मैं कंपनी लॉ सब्जेक्ट की बात करूं तो कंपनी लॉ सब्जेक्ट को भी हमने कई पार्ट्स में बाइफिकेट किया। देखो इसमें एक पार्ट तो है प्रोविजन वाला पार्ट जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मुझे कंपनी लॉ के प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस पढ़नी पड़ेंगी। ये एक प्रोविजनल पार्ट है बेटा। लेकिन आपके इसी कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट में बेटा एक प्रोसीजरल पार्ट भी है जिसमें आपको प्रोसीजर्स पढ़ने पड़ेंगे। प्रोसीजर्स में क्या है, हर चीज को हम बड़े सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे और उसके प्रोसीजर्स भी हमें लर्न करने। इस बार पेपर में आपको प्रोसीजर्स भी बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं। फिर हमें केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे इसके साथ साथ और उनके नाम भी याद करने पड़ेंगे। वो हम सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और साथ में हमें इसमें कुछ ड्राफ्टिंग पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग पार्ट का मतलब मुझे इसमें नोटिस ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, मुझे इसमें कह सकते हैं कुछ रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, मुझे मिनट्स कैसे बनाने हैं वो मुझे आना चाहिए, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कैसे बनाने हैं वो मुझे आना चाहिए, जो पब्लिक नोटिसेस हम सर्व करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देते हैं उसके भी हमें चर्चा इसमें हम करेंगे। तो एक बहुत डिटेल इसके अंदर हम बात करेंगे। और फाइनली कुछ रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स की भी इसके अंदर चर्चा हमें डिटेल में करनी पड़ेगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन नहीं पढ़ना कंपनी लॉ के अंदर, हमें प्रोसीजर्स भी पढ़ने हैं, हमें केस लॉज भी पढ़ना है, हमें ड्राफ्टिंग पोर्शन भी पढ़ना है और हमें रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चलना है। तो ये तो बेटा एक कह सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन हुआ कंपनी लॉ का। बेटा इसी के साथ साथ सेटिंग अप का भी एक छोटा सा पार्ट है जिसमें कंपनी लॉ इंक्लूड होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कंपनी लॉ की, तो कुछ चैप्टर्स आपको पता ही होगा, एक नया इन्होंने सब्जेक्ट न्यू कोर्स में इन्होंने डाला है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। इसके अंदर क्या है, कंपनी लॉ का इनिशियल पार्ट उसमें डाल दिया है। जैसे आपका कंपनी का मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फिर प्रमोशन ऑफ कंपनी, फिर उसके बाद आपका एमओए एओए, फिर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए। बेटा ये भी बहुत जरूरी है कि हम इसको कंपनी लॉ के साथ साथ ही पढ़ें, इसलिए सेटिंग अप का वो पोर्शन भी मैं ही डील करूंगा आपके साथ। तो मतलब मैं कंप्लीट कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम डायरेक्टली स्ट्रेट अवे शेयर कैपिटल चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टूडेंट को इससे पहले का पता ही नहीं होता, या पता भी होता तो किसी और टीचर ने पढ़ाया होता है, तो हमें कई बार स्टूडेंट को वो दोबारा से पढ़ाना पड़ता है, तो वो अननेसेसरीली की डबल मेहनत हो जाती है, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। 2 बार उसको भी पढ़ना पड़ता है, 2 बार टीचर को भी पढ़ाना पड़ता है। तो अब हमने क्या इसमें किया है कि कंपनी लॉ पूरा का पूरा मैं ही डील करूंगा, जिसमें आपको जो सेटिंग अप का वो शुरू का जो पोर्शन है पार्ट ए, वो आई विल बी टेकिंग अप अलॉन्ग विद कंपनी लॉ, ताकि पूरा का पूरा कंपनी लॉ जो है वो हम एक साथ पढ़ें और हमें वो सब ट्रबल ना आए। आइए जी अब हम स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। इस चैप्टर में बेटा हमें बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कंपनीज एक्ट इंडिया में आया, और अभी जो हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, कैसे ये एक्ट इवैल्यूएट कह सकते हैं, इसका इवोल्यूशन हुआ। जैसे शुरू में क्या था, फिर कैसे कैसे इसमें और प्रोविजंस ऐड होते गए। आज जो इसका स्वरूप हम देख रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 का,
ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, वो सब हमें इस ब्रीफ हिस्ट्री वाले चैप्टर में बेटा पढ़ना पड़ेगा। एक बात मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता दूं, हम जो कुछ भी अभी इसमें पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पीपीटीज शेयर कर रहा हूं, आपको ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर रजिस्टर सो दैट यू कैन हैव योर नोट्स। आपके पास नोट्स हो जाने चाहिए एंड में। ये जो कुछ भी हम पढ़ेंगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो और स्टडी मटेरियल जो होगा हमारा वो बेस होगा, जिसके हम बेस पे पढ़ेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि सर सब किताबें पढ़ने के बावजूद भी स्टडी मटेरियल तो एंड में पढ़ना ही पड़ता है। तो हमारा जो बेस होगा दैट विल बी स्टडी मटेरियल, तो उसी के बेसिस पर हम ये सारा का सारा पढ़ेंगे। और आप पाएंगे कि सर ये आपको स्टडी मटेरियल से भी जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द स्टडी मटेरियल हैज बीन कवर्ड। सो वी विल इंश्योर दिस कि आपका स्टडी मटेरियल पूरा कवर होना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेटा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। अब सबसे पहला सवाल यह है कि सर हमारी कंट्री के अंदर ये कंपनीज एक्ट आया कैसे। तो आप सब जानते हो कि सर हमारी कंट्री के अंदर जो पहली कंपनी थी दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो और ये फर्स्ट कंपनी जो थी बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सब जानते हो दैट इट वाज फाउंडेड इन 1600 एंड इट केम इन इंडिया इन 1615। 1600 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया से ट्रेड करने के लिए। इट इज अ ब्रिटिश कंपनी, मतलब ब्रिटेन में बनाई गई थी। और उस समय पे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। उस समय पे जो क्वीन थी वहां की, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी एंड इट वाज अ वेरी हैफ्टी टास्क, बहुत लंबा टास्क था, उसमें बहुत टाइम भी लगता था, पैसे भी लगते थे। तो ये पूरी की पूरी कंपनी एस्टैब्लिश करी गई इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ताकि ये कंपनी फिर इंडिया में आए और ट्रेड कर सके। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट तो 1600 में हो गई थी, लेकिन इसको इंडिया में आते आते कदम रखते रखते 15 साल लग गए। 1615 में इट केम टू इंडिया। इसके दो तीन कारण थे। पहला कारण था समुद्री रास्ता जिसके थ्रू आना था, इसमें एक दो साल का वक्त लगता है। और दूसरा कारण था हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से पहले ऑलरेडी पोर्चुगीज हमारी कंट्री के अंदर व्यापार कर रहे थे। तो जो किंग्स थे वो ऑलरेडी उन पोर्चुगीज के साथ बहुत ज्यादा व्यापार कर रहे थे, तो इनको हम एंटर नहीं करने दे रहे थे अपनी मार्केट के अंदर, क्योंकि पोर्चुगीज जो थे वो उनको रोक रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनको आने से। उनको पता था कि अगर ये लोग इंडिया में आएंगे तो फिर इंडियंस इनके साथ व्यापार करेंगे, फिर इनको फायदा होगा और हमें फायदा नहीं होगा। तो हमारे राजाओं महाराजाओं को किस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं डिसीव किया, उनके साथ धोखा किया, और पोर्चुगीज और राजा इंडियन जो राजा थे उनके बीच में कैसे लड़ाई डलवाई और फिर पोर्चुगीज को आउट किया और कैसे वो इन किए। तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। तो आते आते से इनको 15 साल लग गए। और सर फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो इंडिया में सेटअप हुआ दैट वाज कंपनीज एक्ट 1850। वो पहला कंपनीज एक्ट था जो बेटा हमारी कंट्री में पास हुआ। एंड क्योंकि बेटा हमारे उस समय पर हमारी कंट्री के ऊपर पूरा ब्रिटिशर राज हो चुका था, कह सकते हैं। पहले तो हमारी कंट्री को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कनकर किया, वो तो बाद में उसने रानी को इंडिया सौंप दिया एज अ गिफ्ट। दे गिफ्टेड इंडिया टू द क्वीन जब उनसे नहीं संभला। तो पहले हमारे ऊपर किसने राज किया सर? कई साल तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज करती रही। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेन के जितने लॉस थे, जैसे ब्रिटेन में जो इंग्लिश लॉस था कंपनीज एक्ट 1844, उसी के बेसिस पर उन्होंने इंडिया के अंदर भी कंपनीज एक्ट सेटअप कर दिया, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1850। तो ये कौन से कंपनीज एक्ट पे बेस्ड था बेटा? इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट पे बेस्ड था जो 1844 में बना था। इसके बाद बेटा शुरू में जब ये एक्ट आया तो इसके अंदर कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता था, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेटा नहीं था। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बाद में ऐड ऑन किया गया कंपनीज एक्ट के अंदर। मतलब अगर मैं बात करूं तो इनिशियली तो हमारे पास जो कंपनीज थी वो विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज थी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंपनीज एक्ट 1857। तो 7 साल के बाद उन्होंने एक नया कंपनीज एक्ट लेकर आए, कंपनीज एक्ट 1857, विच वाज बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट 1856। तो जब जैसे जैसे इंग्लिश कंपनीज एक्ट में चेंज होता रहा, वैसे वैसे हमारे कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस आते रहे। आप इसको नोट कर लेना। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से बैठ के इसको नोट कर सकते हैं। मैं आगे मूव कर रहा हूं। उसके बाद बेटा 1866 की अगर बात करें तो एक कंसोलिडेटेड एक्ट बना फॉर, जिसके अंदर इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड देयर एसोसिएशंस।
उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्योंकि पहले इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो कंपनीज एक्ट में नहीं था। मैंने आपको बताया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द क्वीन, तो वो बहुत लंबा टास्क था, तो उसके अंदर अपने कोई इनकॉर्पोरेशन के कोई प्रोविजंस थे नहीं। तो जब इन्होंने इनकॉर्पोरेशन के प्रोविजंस डाले तो हाथों हाथ इन्होंने कुछ अथॉरिटीज भी बनाई जो उसको इनकॉर्पोरेट करेंगी, उन अथॉरिटीज को सेटअप किया गया और बहुत सारी चीजें की गई। वो 1866 में जाकर हुआ बेटा। तो कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ वो 1866 से स्टार्ट हुआ। और दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1862। सर्टेनली मैंने आपको बताया जैसे जैसे इंग्लिश कंपनीज एक्ट में चेंज होता था, इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट में चेंज होता था, वैसे वैसे हम भी अपने कंपनीज एक्ट में चेंजेस करते थे। एंड द एक्ट ऑफ 1866 वाज रिकास्टेड इन 1882। तो 1882 में बेटा दोबारा से हमने उसको रिकास्ट किया टू ब्रिंग इंडियन कंपनीज एक्ट इन कंफर्मिटी विद इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1862। तो करते 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 हम अपने एक्ट में भी चेंजेस करने लगे एंड दिस एक्ट कंटिन्यूड टिल 1913। तो 1913 तक बेटा हम इसी एक्ट को फॉलो करते रहे। एंड उसके बाद इंग्लिश कंपनीज कंसोलिडेटेड एक्ट एक पास हुआ, दैट वाज 1908 के अंदर। तो फिर हमने भी 1913 के अंदर अपने कंपनीज एक्ट के अंदर चेंज किया। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर 288 सेक्शंस थे, 4 शेड्यूल्स थे और प्राइवेट कंपनीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यह बात बड़ी ध्यान रखने वाली है कि सर शुरू की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके की कंपनी होती थी, दैट वाज पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में डाला गया कंपनीज एक्ट के अंदर। तो बाद में सर 1936 की अगर हम बात करें तो बहुत हैवी अमेंडमेंट्स हुई जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया गया। बैंकिंग कंपनी का एक कॉन्सेप्ट उस समय पर डाला गया एंड बाद में इस कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया गया। 1950 में इसको रिमूव किया गया क्योंकि उस समय पर 1949 में हमारे पास अपना इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट बन गया था। तो फिर हमने कंपनीज एक्ट से बैंकिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट हटा दिया और अलग से एक सेपरेट एक्ट बना दिया। तो 1950 तक बैंकिंग कंपनी जो थी वो भी कंपनीज एक्ट से ही गवर्न होती थी। फिर अगर हम बात करें, इट मे बी नोटेड कि इंडियन कंपनीज एक्ट जो है वो इंग्लिश कंपनीज एक्ट से बहुत मिलता जुलता था, मतलब उसी को फॉलो करता हुआ था। तो जैसे जैसे इंग्लिश कंपनीज एक्ट में चेंजेस होते थे वैसे वैसे हमारे कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस होते थे। इसी वजह से बेटा हम अब जब इंडियन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे फॉरेन केसेस की भी रेफरेंस लेते हैं। जैसे हम सैलमन वर्सेस सैलमन की बात करते हैं, हम ली वर्सेस ली की बात करते हैं, और बड़े सारे केसेस है बेटा जो फॉरेन के केसेस हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा अपने एक्ट में करते हैं। हम क्यों करते हैं सर ऐसा? क्योंकि सर हमारा एक्ट और उनका एक्ट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। जैसे जैसे उनके एक्ट में चेंज होते गए वैसे वैसे हम अपने एक्ट में भी चेंजेस करते गए। तो अब हम उनके एक्ट, उनके जो कोर्ट्स हैं, इंग्लिश कोर्ट्स ने जो डिसीजन पास किए उनको भी मानते हैं, हमारे ऊपर भी वो इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका भी एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपने नहीं लिया पॉज करके, तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। अब सर 1956 तक तो यही एक्ट चलता रहा, लेकिन जो बिजनेस था वो कंप्लीटली चेंज हुआ। कंपनीज एक्ट 1913 तो चलता रहा, लेकिन आपको पता है 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड मेक अनदर कंपनीज एक्ट जो अपना इंडियन कंपनीज एक्ट हो। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी फॉर दैट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर कुंवर जी हरमुस जी भाभा, जिनको CH भाभा भी बोला जाता है। 25 अक्टूबर 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 में संविधान बना। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम अपने कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस करते हैं और उसको कॉन्स्टिट्यूशन से इनलाइन करते हैं। तो उस कमिटी को हमने सेटअप किया और मिस्टर CH भाभा, ही वाज अ वेरी आई विल से स्कॉलर एट दैट टाइम, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। और इन्होंने ये मिस्टर CH भाभा हैं, एक बार आप देख भी सकते हैं। CH भाभा उस समय के बड़े स्कॉलर थे और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनको एक्ट के बारे में बड़ी समझ थी। तो इन्हीं की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन हुआ। आपको पता ही है जब भी कोई एक्ट बनता है तो पहले एक कमेटी बनाई जाती है, वो एक ड्राफ्ट बिल पास करती है, वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है और फिर वो एक्ट बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो वो बिल बनाने के लिए जो कमेटी का गठन हुआ बेटा वो 1950 में हुआ और उसके जो चेयरमैन थे वो CH भाभा थे, इसीलिए कमेटी का नाम भी CH भाभा कमेटी रखा था। और इसने कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करी थी 1952 में, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 1953, जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ और फाइनली ये एक्ट 1956 में बना।
जिसको नाम दिया कंपनीज एक्ट 1956, जो अभी रिसेंटली तक भी हम पढ़ते थे, 2013 से पहले हम वही एक्ट को फॉलो करते थे और पढ़ते थे। तो उस एक्ट को एक बहुत बड़ा एक्ट माना जाता था, हम मैमथ एक्ट कहते थे। मैमथ का मतलब एक सबसे बड़ा मैमल जो ऑन अर्थ, वी कैन से इट इज मैमथ। वो पुराने जमाने में एक हाथी होता था, बालों वाला हाथी, आपने शायद देखा होगा, आइस एज मूवी में भी आपने शायद देखा होगा उसमें। तो इसको मैमथ एक्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट था, 658 सेक्शंस थे, 15 शेड्यूल्स थे, 18 पार्ट थे। तो इतने बड़े एक्ट को इन्होंने बनाया। और कंपनीज एक्ट 1956 को बहुत बार अमेंड किया, 1960 में, 62 में, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 85, 88, 91, 96, 1999, 2000, 2002। दो जो मेजर चेंजेस हुए वो बेटा हुए, एक तो 1991 में, जैसे आप जानते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी जब वो आया, तो उसकी वजह से हमने बहुत सारी आपने एक्ट के अंदर चेंजेस किए। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ बेटा 2000 के अंदर, जब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया और सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई। मतलब इससे पहले तो सारी चीजें क्या थी, फिजिकली होती थी। तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिकली होने लगी तो फिर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। तो इतने चेंजेस करने के बाद नियरली अगर हम बात करें तो 24 टाइम्स हमने इस एक्ट को अमेंड किया। और इतनी अमेंडमेंट के बाद हमें लगा कि नहीं, अब हमें एक नया एक्ट बनाना चाहिए, एक नया एक्ट ड्राफ्ट करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये कंपनीज एक्ट 2013 की, जो कह सकते हैं 2006 तक तो कुछ नहीं था, लेकिन 2006 के बाद वी थॉट ऑफ मेकिंग अ न्यू कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर सब कुछ चेंज कर दिया जाए। ठीक है, इसका भी आप एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे मूव कर रहा हूं। तो सर, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो आया ना 2000 के अंदर, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेजर चेंजेस हुए। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर मेजर चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए, आइए सर एक बार जरा बात करते हैं। जैसे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट था उसको बढ़ा दिया गया। पहले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10,000 थी, मतलब पुराने कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाज ओनली 10,000, लेकिन इसको बढ़ाकर 1 लाख और 5 लाख किया गया। प्राइवेट कंपनी की 1 लाख, पब्लिक कंपनी की 5 लाख। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो अभी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप जीरो पेड अप शेयर कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर इन्होंने डीम्ड पब्लिक कंपनी का एक कॉन्सेप्ट चलता था कि अगर सर एक पब्लिक कंपनी कुछ क्या नाम है, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अगर गड़बड़ करेगी तो हम उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे, वो भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया। फिर सेबी को कुछ पावर्स दी कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनीज की सारी पावर हमने सेबी को दी। फिर इसके अंदर स्मॉल डिपॉजिट होल्डर्स का भी कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया कि स्मॉल डिपॉजिट होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिया प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि पहले प्राइवेट कंपनीज पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती थी, लेकिन उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 50 लोगों से ज्यादा नहीं ले सकते, पहले कोई लिमिट नहीं थी। तो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। पहले उनका कॉन्सेप्ट ऐड किया और फिर उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया। फिर 10 करोड़ से ज्यादा अगर आप सिक्योरिटी इशू करते हो तो डिपॉजिटरी के थ्रू करोगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड पोस्टल बैलेट, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे जब हम कंपनीज एक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मतलब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, बहुत मेजर चेंजेस आए। तो हमने सोचा अच्छा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे पार्ट 9A एक पूरा का पूरा ऐड किया गया, जिसको प्रोड्यूसर कंपनी बोलते थे। मतलब कई सारे प्रोड्यूसर मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट ने फिर इनको प्लेस दिया कि कोई बात नहीं, आप एज अ प्रोड्यूसर कंपनी भी इसको सेटअप कर सकते हो। तो एक 9A डाला गया। फिर कंपनी लॉ बोर्ड को डिसॉल्व करने की बात हुई और NCLT को एस्टैब्लिश करने की बात हुई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फिर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को बनाने की बात हुई, जिसकी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अपील्स होंगी वो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगी। और BIFR अथॉरिटी थी एक, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट एक एक्ट था, उसके अंदर ये अथॉरिटी थी BIFR, इसको अबॉलिश किया। एक और अथॉरिटी थी AAIFR, उसको भी अबॉलिश किया। BIFR की सारी पावर NCLT को दी, हाई कोर्ट की सारी पावर NCLT को दी। कुछ और ग्रेटर रोल कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ डाले गए। और एक NCLAT की जो मैंने बताया AAIFR, जो BIFR की एपेलेट अथॉरिटी थी, दैट इज एपेलेट अथॉरिटी टू इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, उसकी सारी पावर्स नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को बेटा ट्रांसफर करी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट्स करी इस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर।
और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमें अपना एक्ट बनाया। तो मेजर अमेंडमेंट जो हुई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंदर हुई, जिसके अंदर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को मैंडेटरी कर दिया था। जितने भी फॉर्म्स थे वो इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो 2000 के अंदर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया था, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के बाद सब कुछ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। नोटिस सर्कुलर जो थे वो भी इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे, और कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टार्ट करी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को अप्लाई किया इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। तो इतनी अमेंडमेंट जब हुई तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कंपनीज एक्ट 2013 बना लिया जाए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा एक कंसेप्ट पेपर एक्सपोज किया पब्लिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, कि भैया हम एक कंपनीज एक्ट बना रहे हैं नया, और आप हमें अपने सुझाव दो। पब्लिक के लिए इन्होंने ओपन कर दिया, भैया आप इसको देखो ये कॉन्सेप्ट पेपर को, और अपने व्यूज दो हमें। गवर्नमेंट को उम्मीद थी क्या लोग व्यूज देंगे, कोई ज्यादा व्यूज नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट हैरान हुई, लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत भारी सजेशंस मिले। जब गवर्नमेंट को इतने सजेशंस मिले तो गवर्नमेंट भी फिर इस तरफ सोचने लगी कि हमें कंपनीज एक्ट को चेंज कर देना चाहिए, हमें कंपनीज एक्ट के अंदर बदलाव कर देने चाहिए। तो एक कमेटी बनाई गई, जमशेद जिज्जी ईरानी कमेटी, जेजे कमेटी जिसको हम बोलते थे। मिस्टर ईरानी एक बहुत बड़े कह सकते हैं स्कॉलर थे, और अपने टाइम के बहुत बड़े कह सकते हैं विद्वान थे। इनको बहुत अवार्ड्स भी मिले उस समय पे, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और मेटलर्जी के अंदर जो मेटल की साइंस होती है उसके अंदर ही वॉज स्कॉलर। और ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के को इन्होंने ज्वाइन किया, बाद में ये टाटा स्टील को इन्होंने ज्वाइन किया, और चीफ पोस्ट पे ग्रेजुअली ये आ गए थे 2007 के अंदर, और 2007 में ही इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। बड़े अच्छे समझदार व्यक्ति थे। तो इन्हीं की कह सकते हैं चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया 2 दिसंबर 2004 के अंदर। और इसका काम क्या था कि सर इट विल एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 को रिवाइज करने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था। और इसका मोटिव क्या था कि सर वो जो पुराना एक्ट है ना 1956 वाला, पहली बात तो उसको सिंप्लीफाई करो और उसको इंटरनेशनल सिनेरियो पर एट पार लेकर आओ। क्योंकि पहले क्या था, जो 1956 था वो तब बनाया गया था जब हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इंडिया एक कह सकते हैं ओपन इकोनॉमी बन गई, बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में आने लगी। तो जो चीजें बाहर की कंट्री को परेशान करती थी वो थे हमारी कंट्री के लॉज, बिकॉज दे वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे वर वेरी कॉम्प्लेक्स, बड़े कॉम्प्लिकेटेड लॉज थे हमारी कंट्री के। तो उसको इंटरनेशनल लॉ से पार पे लेकर आने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। एंड कमिटी सबमिटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन 2009। एक बिल इन्होंने सबमिट किया लोकसभा में 2009 में, और जो कि 3 अगस्त को सबमिट किया इन्होंने। और 31 अगस्त 2010 के अंदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई, जिसने कंपनीज बिल दोबारा से सबमिट किया कुछ अमेंडमेंट्स के साथ 2012 के अंदर। इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद जो बिल था वो लोकसभा में पास हो गया दिसंबर 2012 के अंदर, और राज्यसभा के अंदर 8 अगस्त 2013 के अंदर पारित हुआ, और 29 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई। तो फाइनली ये एक्ट जो था ये पारित हो गया। और न्यू कंपनीज एक्ट जब आया तो बेटा इसमें 470 सेक्शंस थे, 29 चैप्टर्स थे, और 7 शेड्यूल्स थे। तो ये एक नया कंपनीज एक्ट जो है ये फॉर्म किया गया। इस कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स डाले गए। अभी जो हम एक्ट पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। सर क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? सबसे पहली बात एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट इसमें डाला जो पहले नहीं था। सब चर्चा करेंगे, डिटेल करेंगे। 1 पर्सन कंपनी का एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया, स्मॉल कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट डाला, वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट डाला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट सेबी के अंदर होता था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसमें वो जो आपकी लिस्टिंग एग्रीमेंट होता था, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट था। वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो जो क्लॉज होता था उसमें था ये। रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, स्पेशल कोर्ट सेटअप करी गई, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को जो है कह सकते हैं अहमियत दी गई। फिर सेक्रेटेरियल ऑडिट इन्होंने अलाउ किया, क्लास एक्शन, विजिल मैकेनिज्म, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स,
देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाला, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स डाले, प्रोहिबिशंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, बहुत सारे नए 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 कॉन्सेप्ट इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किए। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बहुत कमियां थी, उन सब कमियों को दूर किया और कंपनीज एक्ट 2013। अब जो हमारा ये एक्ट है बेटा, ये एट पार है विद इंटरनेशनल लॉज, मतलब जो इंटरनेशनल लॉज हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनको देखते हुए इसको हमने एट पार किया। तो ये बेटा हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश हुआ, दैट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपनीज एक्ट का और कंपनी की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।